नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान का। तो चलिए आज म्हारो राजस्थान की शुरुआत राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के साथ करेंगे, जहां पर माननीय नियम पर आपस में भिड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में आज जोरदार हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का मुद्दा गूंजा है। सदन में संयम लोढ़ा के बयान पर बवाल हो गया। राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ दरअसल विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। स्पीकर जोशी और उपनेता प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई है। साथ ही स्पीकर ने कहा कि मुझे डिटेक्ट नहीं कर सकते। राजेंद्र राठौड़ ने कहा सत्ता पक्ष की लड़ाई को छुपा नहीं सकते। इस बात को लेकर के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के बीच में तीखी नोकझोंक हुई, तनातनी हुई। अधिकार को चेंज में सदन में हंगामा। मेरे अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकते आप। मेरे अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकते। मेरे अधिकार को चैलेंज मैं पढ़ा। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर भिड़े माननीय। मिस्टर राठौर, यू कैन नॉट डिक्टेट इट। आई एम विद इन द रूल। मैं अपना रूल का उपयोग कर रहा हूं। यू कैन नॉट डिक्टेट मी। आई सेड यू कैन नॉट डिक्टेट मी। एक दूसरे को पढ़ाया नियमों का पाठ। हाउस नियम से चलता है। हाउस नियम से चलता है। हाउस नियम से चलता है। अपनी मर्जी से नहीं चलता। अपनी मर्जी से नहीं चलता। 25 सितंबर को प्रदेश में 81 विधायकों के इस्तीफे का मामला मंगलवार को सदन में गूंजा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। राठौड़ और स्पीकर सीपी जोशी इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए और एक दूसरे को नियमों का पाठ पढ़ाया। करीब 20 मिनट तक सदन में जोरदार हंगामा चलता रहा। मेरे अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकते आप। मेरे अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकते। मेरे अधिकार को चैलेंज मैं पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ मैंने। आप नहीं कर सकते। काम कर रहा हूँ। नियम के अंतर्गत काम कर रहा हूँ। मैं नियम के अंतर्गत काम कर रहा हूँ। आई विल नॉट अलाउ इट। आई विल नॉट टॉलरेट इट। यू कैन नॉट डिक्टेट इट। मिस्टर राठौर, यू कैन नॉट डिक्टेट इट। आई एम विद इन द रूल। मैं अपना रूल का उपयोग कर रहा हूँ। यू कैन नॉट डिक्टेट मी। सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने राठौड़ के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ने संयम लोढ़ा को प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी तो राठौड़ उखड़ गए और विरोध जताने लगे। इसी मुद्दे पर भी सदन का माहौल गर्मा गया। संयम ने कहा कि हाईकोर्ट इस विधानसभा को कैसे डिक्टेट कर सकता है। मैं आज आपके सामने प्रक्रिया के नियम 157 के अंतर्गत ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के तहत हर व्यक्ति को अपने नागरिक अधिकार के लिए या किसी भी तरह के अधिकार के लिए कोर्ट में जाने का अधिकार है, लेकिन संविधान में बहुत स्पष्ट व्यवस्था है। हर संवैधानिक संस्था के अपनी कार्यप्रणाली, अपना दायरा पूरी तरह से नियत है और अनेकानेक बार न केवल विधानसभा अध्यक्षों ने बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय के जरिए इस व्यवस्था को। राठौड़ के विरोध जताने पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि आप मेरे अधिकार को चैलेंज नहीं कर सकते। हाउस नियमों से चलता है और आप वरिष्ठ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हिसाब से सदन चलाया जाए। आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। हाउस नियम से चलता है। हाउस नियम से चलता है। अपनी मर्जी से नहीं चलता है। अपनी मर्जी से नहीं चलता है। अपनी हाउस से सुप्रीम और स्पीकर हाउस के लिए नियम से चलता है। सुप्रीम है। चलता है। इसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने सदन में कहा कि आप सीधे ही विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाने की अनुमति दे रहे हैं। हमें भी बोलने का मौका दे। विधानसभा के फ्लोर का फायदा उठाकर आज जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया, मैंने विधानसभा में भी कहा, मामला जुडिशियल रिव्यू में है, न्यायिक हस्तक्षेप में है। विधानसभा के नियम और प्रक्रिया को नियम जो आर्टिकल 208(1) के अनुसार बने हैं उसमें वर्जित है। कोई भी मामला जो न्यायालय के विचाराधीन हो उस पर विधानसभा में सदन में किसी प्रस्ताव के जरिए उस पर चर्चा नहीं की जा सकती।
इसके बाद राठौड़ और स्पीकर दोनों एक दूसरे को नियमों का हवाला देते रहे। विशेषाधिकार हनन पर अब बाद में फैसला होगा, लेकिन सवाल यही है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई सदन की चर्चा में माननीयों के अधिकारों पर हंगामा हो रहा है और जनहित के मुद्दे सदन से गायब नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही का समय आज बढ़ाया गया। शाम को 7:30 बजे तक सदन चलेगा और सदन का समय बढ़ाने का फैसला आज किया गया है। 7:30 बजे तक सदन की कार्यवाही आज जारी रहेगी। सुबह 11 बजे से सदन की शुरुआत हुई थी। आज दिन भर जहां गहमा गहमी देखने को मिली, तो साथ ही साथ कई मसलों को लेकर के चर्चा भी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आम बजट से प्रदेश की अपेक्षाओं की। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वित्त मंत्री से प्रदेश मांगे मोर, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2023 सदन में पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार, ये आखिरी पूर्ण बजट है सरकार का, और इसीलिए आम आदमी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश करेंगी। बजट में किसको क्या मिलेगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। लेकिन आम आदमी हो या किसान, युवा हो या महिला या मिडिल क्लास, सभी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। तो कारोबारी भी कारोबार की सुगमता के लिए वित्त मंत्री से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इस कारण भी लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है, उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगी। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कोविड से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की रिकवरी पर फोकस किया था, तो इस बार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने पर फोकस हो सकता है। जानकार बताते हैं कि बजट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर जाता दिखेगा। महंगाई और बढ़ता व्यापार घाटा सरकार के सामने चुनौतियां पेश कर रहा है। ऐसे में दोहरे मोर्चे पर खुद को संभालना बहुत बड़ी चुनौती है। रोजगार के घटते अवसर सरकार के लिए बड़ी चुनौती हैं। इसलिए केंद्र सरकार इस बजट में स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकती है। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसके लिए इंडस्ट्री के अपग्रेडेशन और मौजूदा वर्कफोर्स की स्किलिंग के लिए बजट 2023 में विशेष पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा इकोनॉमी की रीढ़ सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योग एमएसएमई को मजबूती देने पर फोकस हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार अपने राजस्व घाटे के आंकड़े को भी मौजूदा वित्त वर्ष के 6.4% से घटाकर 5.8% तक लाने की चुनौती होगी। प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। साथ ही विनिवेश से बड़ी राशि जुटाने पर सरकार का फोकस इस बार भी जारी रह सकता है। सरकार ने 2023 में भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराने का ऐलान किया है। इससे सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। बजट 2023 में बढ़ती खाद्य उर्वरक सब्सिडी के साथ मनरेगा पर बढ़े हुए खर्च को भी काबू में लाने के लिए सरकार प्रयासरत होगी। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं।
ऐसे में सरकार को स्वास्थ्य संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए आगामी बजट में स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देने की विशेष जरूरत होगी। उम्मीद है सरकार इस बार के बजट में भी स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए बड़ा ऐलान करेगी। टैक्स छूट की बड़ी उम्मीद मिडिल क्लास को है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो अब बात इस बात की कि क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, इसे लेकर के भी लोगों के मन में काफी उत्सुकता है और जानने को लेकर के लोग बेताब हैं कि क्या सस्ता किया जाएगा इस बजट में, क्या महंगा होगा। हालांकि सरकार के मंशा के मुताबिक कुछ सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ना तय मानी जा रही है और इससे आयातित सामानों की कीमत भले ही बढ़ जाए लेकिन घरेलू उत्पादों और घरेलू अर्थव्यवस्था को इससे फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मजबूत और तेज करने के लिए इस बार के बजट में आयात किए जाने वाले कई तरह के सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। इस कदम से सरकार के मेक इन इंडिया की पहल को मजबूती मिल सकती है और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। आयात को कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इनमें प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, प्लास्टिक के सामान शामिल हैं। मंत्रालयों की सिफारिश के बाद बनी लिस्ट। सरकार की जिन सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की योजना है उनकी लिस्ट अलग अलग मंत्रालयों से मिली है। इसकी एक वजह है कि इन सामानों के भारत में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनके आयात को महंगा किया जा रहा है। दिसंबर में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कई मंत्रालयों से उन आयातित गैर जरूरी सामानों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। बढ़ते इंपोर्ट बिल के खतरे के अलावा एक्सपोर्ट पर भी 2023-24 में महंगाई का दबाव पड़ने की आशंका है। अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है जो अनिवार्य जरूरत के सामानों की श्रेणी में नहीं आते। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रत्न और आभूषण सेक्टर के लिए गोल्ड और कुछ दूसरे सामान पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया है। इससे देश से ज्वेलरी और दूसरे फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी। इनके अलावा सरकार ने लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को घटाने के लिए कई सेक्टर में मानक तय किए हैं। ये घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह के मैन्युफैक्चरर्स के लिए समान है। इन स्टैंडर्ड्स की वजह से चीन से आने वाले कई सस्ते सामान का आयात घट सकता है जो कुछ समय के लिए इन्हें महंगा बना सकता है। 2014 में लॉन्च किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी मजबूत करने के मकसद से सरकार सीमा शुल्क बढ़ाने का फैसला कर सकती है। पिछले बजट में भी वित्त मंत्री ने नकली ज्वेलरी, छाते और ईयरफोन जैसे कई सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाकर इनकी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करने पर जोर दिया था। ऐसे में इस साल भी कई दूसरे सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना तय है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को आम बजट पेश करेंगी और 2 साल तक कोरोना की मार झेलने वाले उद्योग और व्यापार जगत को इस बजट से इस बार काफी उम्मीदें हैं। उद्यमियों और कारोबारियों की ये मांग है कि केंद्रीय वित्त मंत्री वन नेशन वन टैक्स के नारे के अनुसार जीएसटी में संशोधन की घोषणा करें। नया सरकार से मेरा आग्रह होगा कि सबसे पहले आप सोना, चांदी, डायमंड और ज्वेलरी पर 1% टैक्स करें और जहां पर 7% से ज्यादा जीएसटी टैक्स पूरे भारतवर्ष में नहीं होना चाहिए। 7, 5 और 1% टैक्स की मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। इन मिसमैच को दूर करके एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि अब हमारे आगे जितने भी जो टैक्स के नोटिस जाते हैं वो नहीं आए। इसी तरह से रिफंड के बारे में अगर एप्लीकेशन लगाएं तो उसको स्वीकार किया जाए और रिफंड शीघ्र किया जाए। जिस तरह से विसंगतियां हैं जीएसटी को लेकर उसमें सरलीकरण होना चाहिए। इनकम टैक्स स्लैब जो अभी 2.5 लाख है उसको 5 लाख करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं 5 से 10 लाख करना चाहिए। जहां तक सवाल सरकार का है कि जिस तरह से व्यापारी पर एक बोझ डाला जा रहा है, टैक्स के लिए दिया जा रहा है, सरलीकरण होना चाहिए, रियायत मिलनी चाहिए।
तो वहीं बुधवार को मोदी सरकार के 9वें बजट का पिटारा खुलने वाला है। बजट पेश होने से पहले चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जो काम पिछले 60 वर्षों में नहीं हो पाया, पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको साकार करके दिखाया है। और मैं सोचता हूं, चाहे हमारी गरीब वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, हर वर्ग के लिए इस सरकार ने अनेक ऐसी सौगातें दी हैं जिससे सबको सशक्त होने का और आगे बढ़ने का एक मार्ग प्रशस्त हो सके। और मैं सोचता हूं इस बजट से भी, चूंकि उम्मीदें उसी से होती है जो कुछ करता है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश की जनता का विश्वास है। और राजनीति में पहली बार देखने को मिला है कि लंबे अरसे के बाद किसी व्यक्ति के ऊपर देश की जनता ने इतना अपार विश्वास जताया है और उस विश्वास के ऊपर खरा उतरने का काम भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो मैं सोचता हूं निश्चित रूप से इस बजट से जितनी आशाएं देश के लोगों को है, उतनी ही आशा और अपेक्षाओं पर माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार बिल्कुल खरा उतरेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और बड़ी खबर है इस वक्त कोटा से, जहां पर बहुचर्चित 200 करोड़ के अपेक्षा ग्रुप मां ठगी मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अपेक्षा ग्रुप मां ठगी मामले में एक और डायरेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। 5000 का इनामी आरोपी ये डायरेक्टर अनिल वर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अब तक 18 से ज्यादा आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में अब तक 115 केस दर्ज हो चुके हैं। 2500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया था। इस मामले में एसआईटी लगातार जांच कर रही है। 115 अलग अलग मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से एसीबी की बड़ी कार्रवाई की जानकारी सामने आ रही है। सीजीएसटी विभाग का सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर ट्रैप हुआ है। बड़ी खबर, सीकर एसीबी ने 5000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। राजधानी जयपुर के वीकेआई में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। सुपरिटेंडेंट रामनिवास और इंस्पेक्टर शैलेंद्र की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे ये घूसखोर अधिकारी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दोनों के चेहरे हैं। टीसीएस के बकाया भुगतान करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सुपरिटेंडेंट रामनिवास और इंस्पेक्टर शैलेंद्र दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे।